स्टूडेंट, कल हमने एक वीडियो में पढ़ा था कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ा था हमने। उसके बाद ये देखा था कि हमें धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन कौन से नियमों की ज़रूरत पड़ती, वो भी मैंने आपको कल बताया था। बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ बायो-सेवर्ट का नियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12th के स्टूडेंट के लिए, जो कि उनकी एग्जाम में भी आता है, और जब वो आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो वहाँ इस नियम और इसके फार्मूले की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए, अपन समझते हैं बायो-सेवर्ट का नियम क्या है। उसके पहले अपन देखते हैं कि बायो और सेवर्ट ये है ना, ये वाला बायो नहीं है, सब्जेक्ट वाला बायो है ना, ये वैज्ञानिक का नाम है। तो बायो और सावर्ट, सावर्ट भी है कई जगह और कई जगह इसको सेवर्ट बोला गया। तो बायो और सेवर्ट ने कौन सा नियम दिया, किस पे आधारित दिया? हम चुंबकीय क्षेत्र कल समझ चुके हैं, हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव भी पिछले वीडियो में अच्छे से देख चुके हैं। अब हमें देखना है कि बायो-सेवर्ट का नियम है तो क्या है। और ये मैं आपको एक छोटा सा वीडियो रहेगा, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से पूरा सूत्र सोल्व करना ट्रिक के माध्यम से बता दूंगा कि आपको केवल क्या करना है, कुछ बातों का ध्यान रखना है। कुल मिला के यदि आपका चित्र पे फोकस रहेगा तो आप ये पूरा सूत्र कर सकते हो। तो देखिए, पहले मैं आपको बता देता हूं कि इनने किससे रिलेटेड नियम दिया। तो किसी धारावाही चालक के समीप किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के मान और दिशा को ज्ञात करने के लिए इन दोनों वैज्ञानिकों ने एक नियम दिया। देखो, धारावाही चालक क्या है? मान लो मैंने एक तार का टुकड़ा ले लिया है, ठीक है। मान लो मैंने XY क्या ले लिया, एक तार, ये चालक तार है। अब चूंकि ये चालक तार है, लेकिन इसके आगे क्या लिखा हुआ है, धारावाही। मीन्स इसमें क्या बह रही होगी, I मान की धारा। तो ये इसमें I मान की धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है बच्चों। अब देखो स्टूडेंट, इसमें I मान की धारा प्रवाहित हो रही, तो कल मैंने आपको उस प्रश्न में बताया था जिसमें अपन ने पढ़ा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो उसमें अपन ने क्या पढ़ा था, जब भी हम किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर कौन सी फील्ड कवर हो जाती है। यानी जब भी हम किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर कौन सा क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसके कारण हुआ, इसके लिए आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा, शायद लेक्चर नंबर 11 है मेरा वो। तो कल मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि विद्युत धारा से किस प्रकार मैग्नेटिक फील्ड कवर होता है, या विद्युत धारा से किस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब ये की ये घटनाएं हो रही, इस तार में धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके चारों ओर क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र। ये पहली बात हो गई, क्लियर। चलो ठीक। अब यदि हमें चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, लेकिन हमें कोई बिंदु दे दिया गया है कि ये है आपके पास एक बिंदु इस चालक तार के समीप, क्योंकि लिखा हुआ है किसी चालक के समीप किसी बिंदु पर। तो ये चालक हमारा चालक तार और इसके समीप ये बिंदु, जिसको मैं नाम दे देता हूं P। इस पर आपको क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र का मान। और चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के साथ साथ आपको उसकी डायरेक्शन भी बतानी है कि वो चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में कार्य करेगा। तो मान लो इस बिंदु को नाम दे देते हैं अपन O, और O से P की डिस्टेंस क्या मान ली अपन ने, R, ठीक है। ये मैंने एक तार लिया और इस तार से R दूरी पर एक बिंदु क्या ले लिया, P, क्योंकि बायो-सेवर्ट के नियम से उस तार के समीप किसी बिंदु पे ही अपने को चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब आपको पता है कि तार में धारा प्रवाहित हो रही है तो इसके चारों ओर कौन सा क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, चुंबकीय, क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र। तो हमने क्या करा, इस तार में एक अल्पांश ले लिया, इस अल्पांश का नाम क्या दे दिया, AB, और इस अल्पांश की लंबाई कितनी मान ली, DL। अल्पांश क्या होता है साथियों, अल्पांश होता है जैसे पूरा तार है ना, तो इसके छोटे छोटे हिस्से, यदि हम छोटे छोटे धागों को आपस में जोड़ा जाए, छोटे छोटे धागों को आपस में जोड़ते जाए तो उससे एक बड़ा धागा बन जाता है। जैसे छोटे छोटे रस्सी को टुकड़ों को जोड़ने से एक बड़ी रस्सी बन जाती है, जिस प्रकार से छोटे छोटे तार, चाहे वो तांबे का, उनको भी आपस में यदि ज्वाइंट कर दिया जाए, कॉम्बिनेशन करा जाए, तो उससे एक बड़ा तार बन जाता है, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे तार को जोड़ने से जिस प्रकार से एक बड़ा तार बनता है, तो ये एक तार है और मैंने इसका एक छोटा सा हिस्सा ले लिया, जिसे बोलेंगे इसका अंश। कौन सा अंश, छोटा सा अंश, और छोटा सा अंश मतलब अल्पांश। अल्प यानी थोड़ा सा हिस्सा, पूरा नहीं। तो ये मैंने एक अल्पांश ले लिया। अब इस अल्पांश और ये बिंदु P,
अल्पांश के कारण हमें P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना। अब जरा बताओ इस अल्पांश और इस रेखा के बीच में एंगल कितना बन रहा होगा? बन रहा है थीटा, और इस थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 90। ठीक है, तो बायो-सेवर्ट दोनों वैज्ञानिकों ने क्या बोला कि ये जो अल्पांश के कारण आप इस P बिंदु पे जो चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करोगे उसका नाम क्या आ जाएगा? dB। यदि मैं संपूर्ण तार के कारण ज्ञात करता तो यहाँ आता B, लेकिन मुझे तो एक छोटे से हिस्से के कारण ज्ञात करना। यदि छोटे से हिस्से का ज्ञात हो जाएगा तो मैं पूरे तार के कारण ज्ञात कर दूंगा, यानी इसका ज्ञात होना जरूरी है अपने को। तो इस छोटे से हिस्से के लिए चुंबकीय क्षेत्र को काय से दर्शाएंगे? dB से। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र है अल्पांश के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है dB, ये 4 कारकों पर यानी 4 राशियों पर डिपेंड होता है। पहले ये जो dB है ये इस तार में बहने वाली धारा के क्या होती है? प्रोपोर्शनल, यानी dB प्रोपोर्शनल टू I। ये dB तार में बहने वाली धारा के क्या होती है? समानुपाती। नंबर 1 यहाँ से उठा लो, मैंने आपको बताया था ट्रिक, पहले मैं आपको ट्रिक बता दूं। फर्स्ट I, सेकंड DL, तीसरा थीटा और चौथा R। 1 2 3 4, इन 3 के तो कर दो इसको समानुपाती और इस चौथी के कर दो इस dB को व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, ये तो मैंने आपको तरीका बताया, लेकिन आपको व्यवस्थित परीक्षा में लिखना है तो यहाँ पे लिखना आप ये जो तीव्रता है या ये चुंबकीय क्षेत्र dB है, ये क्या है? चालक में बहने वाली धारा, चालक में बहने वाली धारा के क्या होता है? समानुपाती होता है। तो dB समानुपाती I। दूसरी कंडीशन क्या है? ये जो अल्पांश है इसकी लंबाई कितनी है? dl। तो ये इस अल्पांश की लंबाई के भी क्या होता है? समानुपाती। तो अल्पांश की लंबाई के समानुपाती। ठीक, dl समीकरण 2 दे दो। तीसरा क्या लिखना है आपको? थीटा। अब थीटा मतलब यहाँ पे ये थीटा जो कोण है ये कोण की ज्या के भी समानुपाती होता है। तो कोण की ज्या मतलब ज्या यानी क्या होता है? साइन, और कोण क्या है? थीटा। तो क्या आ जाएगा आपका कोण की ज्या? साइन थीटा। तो यहाँ पे लिख दो आप किस किस के बीच में कोण बन रहा है? अल्पांश और P बिंदु को मिलाने वाली रेखा। तो अल्पांश और P बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच, ध्यान से देखना आप इसको, बिल्कुल इजी डेरिवेशन है, कुछ भी नहीं करना आपको, चित्र से ही पूरा सोल्व कर रहा हूं मैं। के बीच बनने वाले कोण, कोण की ज्या, ये वर्ड ध्यान रखना बच्चों इसमें, ज्या यानी साइन के समानुपाती होता है। तो क्या आ जाएगा? dB समानुपाती साइन थीटा। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। अब चौथा जो आखिरी डिपेंडेबल है, ये चौथा जो आखिरी किसके ऊपर डिपेंड रहती है? dB R। अब R किस किस की दूरी है? अल्पांश और P बिंदु के बीच की दूरी हो गई। कितनी है आपने ली? R। तो अल्पांश और P बिंदु के बीच की दूरी का क्या करना है? वर्ग, और फिर उस वर्ग का क्या करना है? व्युत्क्रम। तो अल्पांश और P बिंदु के बीच की दूरी क्या लिखना है आपको? अल्पांश और P बिंदु के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये लिख दिया हमने। मीन्स क्या आ जाएगा यहाँ पे? dB व्युत्क्रमानुपाती 1/r², क्योंकि दूरी क्या है? r, और हम बोल रहे हैं दूरी के वर्ग, तो r का स्क्वायर, और उसके क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। तो dB व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। ठीक है, ये 4 आपने समीकरण लिख ली। उसके बाद आपको क्या करना है? ये चारों में ये dB है, मतलब इसी के लिए पूरी बात कर रहे हैं, तो इन 4 के ऊपर डिपेंड समीकरणों को आप मिला। तो बाय इक्वेशन यहाँ लिख देता हूँ मैं, बाय इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ। तो क्या आ जाएगा? dB समानुपाती किस किस के है? IDL साइन थीटा, ये आ जाएंगे ऊपर, IDL साइन थीटा, और व्युत्क्रमानुपाती किसके है? R² की। ठीक है,
अब आपको ये भी पता है कि जब समानुपाती का चिन्ह आएगा तो उसको हटा के हम क्या लगाएंगे, बराबर, उसकी जगह बराबर लगा दिया। और जब बराबर लगता है तो क्या आता है, कांस्टेंट राशि, यहाँ मान ली के, इसके पीछे क्या है, आइडियल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। ठीक है। अब ये जो के होता है, ये जो के होता है, वायु या निर्वात यानी दो यदि माध्यम होते हैं तो एसआई पद्धति में इसका मान होता है म्यू 0/4 पाई। अब म्यू 0 क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, पहले मान रख दो। तो dV इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आइडियल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। ये आ गया अपना सूत्र। ये चुंबकीय क्षेत्र निकाला अपन ने, इसका मात्रक 3 होते हैं एसआई पद्धति में। कौन कौन से होते हैं, टेस्ला, दूसरा होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, और तीसरा होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ध्यान रखना, क्षेत्र के एसआई मात्रक 3 होते हैं। एक होता है टेस्ला, एक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, और एक होता है आपका वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। इसको नोट कर लो आप अपनी कॉपी में फटाफट। ये ऑब्जेक्टिव आता है परीक्षा में, हमसे एसआई मात्रक पूछता है। एसआई मात्रक केवल ऐसा पूछे कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक, तो आप इजी है तो आप टेस्ला ही लिखोगे। लेकिन कभी उसने सही जोड़ी वगैरह में ये दे दिया तो फिर आप सोचोगे कि ये तो पता ही नहीं। तो इसलिए आप इसको बिल्कुल ध्यान से देखो और इसको नोट कर लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बताया मैंने आपको अभी चुंबकीय क्षेत्र। अब आपने इसको देख लिया, मैं एक बार और बता देता हूँ। हमने एक तार लिया, तार में धारा प्रवाहित करी आई, फिर तार में एक अल्पांश लिया डीएल से कितनी दूरी पे, आर दूरी पर हमें एक बिंदु पी है। उसी भी बिंदु पे हमें क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र। पहले अपन चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर रहे हैं, उसके बाद दिशा पे आएंगे अपन। तो चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने का सूत्र तो चाहिए ना, तो वो सूत्र अपन निकाल रहे हैं। अब फिर मैंने क्या बताया कि ये जो अल्पांश है और ये जो रेखा है, इसके बीच का एंगल कितना हो गया आपका, थीटा। अब थीटा एंगल हो गया, चलो ठीक है। अब उसके बाद ये जो चुंबकीय क्षेत्र है आपका डीबी, ये किसके कारण उत्पन्न हो रहा है, अल्पांश के कारण। और बायो सेवर्ट ने यही काम करा है, उनने अल्पांश के कारण पी बिंदु पे कितना चुंबकीय क्षेत्र आया है वो बताया है। पूरे चालक तार की बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसकी, अल्पांश की। अल्पांश का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला, उस चालक में बहने वाली धारा के समानुपाती, फिर अल्पांश की लंबाई के समानुपाती, फिर थीटा के यानी थीटा की ज्या यानी कोण की ज्या मतलब साइन थीटा के समानुपाती, और चौथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ऐसे करके आपने 4 समीकरण लिख दी। फिर चारों समीकरणों से ये सूत्र आ गया। फिर आपने समानुपाती का चिन्ह हटा के क्या लगाया, बराबर, और एक नियतांक क्या लगा दिया, के। उसके बाद आपको क्या करना है, के बराबर क्या आ रहा है, म्यू 0/4 पाई, ये रख दिया, और पीछे आपने मात्रक लिख दिया टेस्ला। मैंने आपको एसआई मात्रक 3 बता रखे हैं, आप कोई सा भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप टेस्ला ही लिखो। अब मैं आपको बताऊं कि ये म्यू 0 क्या है। तो देखो, म्यू 0 जिसे म्यू नॉट भी बोलते हैं, इसे बोला जाता है निर्वात की चुंबकशीलता। और इसका मान क्या होता है, तो इसका मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। क्या होता है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। सभी स्टूडेंट ध्यान दें, इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये है निर्वात की चुंबकशीलता और इसका मान और इसका ऐसा ही मात्रक परीक्षा में अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। और आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव चाहे 1 नंबर का है, लेकिन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, 70 में से 70 नंबर लाने के लिए जो एमपी बोर्ड में जो सिलेबस आ रहा है, जो एमपी बोर्ड में पेपर होते हैं, वो थ्योरेटिकल 70 के होते हैं और प्रैक्टिकल होता है 30 नंबर का। तो 70 में से 70 नंबर लाने के लिए आपको ये एक नंबर के ऑब्जेक्टिव भी याद होना चाहिए। और ये ऑब्जेक्टिव कब याद होंगे, जब आप किसी भी टॉपिक को पूरा डिटेल समझेंगे कि वास्तव में ये है क्या। केवल जो किताब में लिखा है वही आपके लिए सब कुछ नहीं, पूरा डिटेल आपको समझना पड़ेगा। चलिए, ये म्यू 0 का मान आप यहाँ रख दीजिए। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे अपन जैसे ही मान रखेंगे 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, तो 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ पे केवल क्या रहेगा, 10⁻⁻7। ठीक है। उसके बाद आइडियल साइन थीटा अपान
आर स्क्वायर। आपसे यदि म्यू जीरो का एसआई मात्रक पूछा जाए तो आप क्या करोगे, देखो इधर म्यू जीरो इज इक्वल टू डी बी इंटू 4 आर स्क्वायर और अपॉन में आ जाएगा आपका आइडियल साइन थीटा। तो आपको क्या करना है, देख लो डी बी क्या होता है आपका चुंबकीय क्षेत्र, और चुंबकीय क्षेत्र के मैंने 3 मात्रक बता रखे हैं आपको, टेस्ला, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, और एक और आपको बताया है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। 3 मात्रक आपको ये पता रखे, तो आप इनमें से कोई सा भी लिख दो, मैंने लिख दिया टेस्ला, ठीक है। 4 पाई का कोई मात्रक होता नहीं है, आर यानी क्या होती है दूरी, दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर, तो ये आ गया आपका मीटर, आर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। नीचे गया आई यानी धारा, इसका हो गया आपका एम्पियर का मात्रक, और ये होता है आपका इसका मान मात्रक, इससे आप सोल्व कर सकते हो। तो ये था अपना बायो-सेवर्ट का नियम, इसका सूत्र और चुंबकशीलता के बारे में। अब मैंने ये काम तो कर दिया, मान निकाल दिया, मतलब अभी निकाल सकते हो आप, सूत्र आ जाएगा तो मान निकाल ही लोगे आप, सूत्र अपन ऑलरेडी ला चुके हैं। अब बात आती है मेन किसकी, दिशा की, और यहाँ पे कई टीचर और कई स्टूडेंट उलझते हैं, क्योंकि वो इन चीज़ों को सोल्व आगे नहीं करते हैं, केवल मान निकाल के न छोड़ देते हैं, और जब बात आती है दिशा की तो यहाँ पे ऐसा लगा देते हैं क्रॉस और ऐसा लगा देते हैं डॉट, और उनको यही पता नहीं रहता है कि ये क्रॉस क्या है और डॉट क्या है। अक्सर अधिकतर स्टूडेंट परीक्षा में यही गलती करते हैं, जिसकी वजह से उनके नंबर कट जाते हैं, और ये गलती कुछ न कुछ हमारे कुछ साथी शिक्षकों की वजह से भी होती है, जो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते और इतना डिटेल बताते नहीं है। तो मैं आपको बताता हूं कि इसकी दिशा आपको कैसे निकालना है। देखिए सीधी सी बात है, पिछले वीडियो में मैंने आपको, शायद वो वीडियो मैंने अपलोड नहीं करा है, दाएं हाथ की हथेली का नियम, मैंने आपको दाएं हाथ की हथेली का नियम बताया है। तो दाएं हाथ की हथेली मतलब ये, इससे आप इसकी डायरेक्शन ज्ञात करोगे। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये आपका दाएं हाथ ले लो यानी राइट हैंड, और ये राइट हैंड की क्या होगी पाम यानी हथेली। इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो अंगूठा है, ये अंगूठा किसकी डायरेक्शन में रहेगा, धारा की दिशा में। ये उंगलियां किसकी डायरेक्शन में रहेगी, उस बिंदु की तरफ जहां पे अपने को क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र। तो ये देखो आप चित्र को ध्यान से, इसको जूम करके देख लेना आप, ये है आपकी चालक में बहने वाली धारा, ऊपर जा रही है, कहाँ जा रही है, ऊपर। तो मैं अपने अंगूठे को भी कहाँ रख लूँ, ऊपर, ठीक है। अब मेरी ये जो उंगलियां है, ये उंगलियां किस बिंदु की ओर है, पी बिंदु की, जिस पे मुझे चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो इस नियम में भी यही बोला गया है कि आपका दाएं हाथ का अंगूठा उस दिशा में रहना चाहिए जिस दिशा में आपकी धारा बह रही है। तो धारा की दिशा ऊपर, और ये उंगलियां उस बिंदु की ओर रहे जहां पे अपने को चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र। अब इस कंडीशन में आप देखो कि ये जो मेरी हथेली है वो कहाँ है, अंदर की तरफ यानी पीछे वाले हिस्से में। तो ये उंगलियां मेरी जाएगी भी किधर, अंदर, यानी ये जो मेरी हथेली है उस हथेली के लंबवत, यानी ये हथेली है तो इस हथेली के लंबवत। तो ये लाइन कहाँ जा रही है, डायरेक्शन, ये दिशा, ये ऐसी कहाँ जा रही है, हथेली के लंबवत अंदर की तरफ। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र होगा ये कहाँ होगा, अंदर की तरफ। अब यदि चुंबकीय क्षेत्र बैकवर्ड में रहता है यानी पीछे रहता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र आपका अंदर की तरफ रहता है, तो उसको शो करते हैं हम क्रॉस से। और यही बात अपने को समझना है कि चुंबकीय क्षेत्र यदि इस P बिंदु के अंदर की तरफ, यानी चुंबकीय क्षेत्र यदि अंदर की तरफ रहे, बाहर नहीं, कहाँ रहेगा, अंदर की तरफ, तो क्रॉस लगेगा। और यदि चुंबकीय क्षेत्र बाहर किस तरफ आता है, ये अपने को नहीं लाना, ये ऑटोमेटिक आपका हाथ बताएगा। अब मेरी हथेली का अंदर यानी चुंबकीय क्षेत्र कार्य कर रहा है अंदर, तो फिर उसके लिए क्या आ जाएगा, अंदर के लिए क्रॉस। और यदि आउट तरफ है, बाहर तरफ है, तो उसके लिए आएगा डॉट। अब बाहर कैसे होगा, देखो इधर, ये आप उतार लो, इसको पूरा देख लो। यदि आपको उतारना हो तो मैं 2 मिनट के लिए रुक जाता हूँ। देखो आप लोगों के लिए बहुत सारी मेहनत करना पड़ती है, एक से एक ट्रिक निकालना पड़ती है, बहुत इनके बारे में बहुत डिटेल में जाना पड़ता है। तो इतना सब आपके लिए कर रहा हूँ मैं, और आपके लिए करना भी है और करेंगे। तो उसके लिए एक छोटा सा लाइक तो बनता है, एक सब्सक्राइब तो बनता है, और एक शेयर तो बनता ही है।
क्योंकि इतना तो आप कर सकते हो जब आपके लिए इतना कर रहे हैं। तो फिर भी आपको और कुछ लगे तो आप कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हो। चलिए अब देखो, दिशा की बात कर रहे हैं अपन। अब ये मेरा हाथ है, दायां हाथ, ठीक। अब 2 मिनट के लिए सोचना कि इसमें जो धारा है वो किस दिशा में बह रही है, नीचे की तरफ, अपोजिट डायरेक्शन ले ली मैंने धारा की। तो ये जो मेरा हाथ है, अब इसको कैसे सेट करना है आपको, देखो इधर चलिए अब अपने को क्या ज्ञात करना है। मान लो ये P बिंदु इधर होता तो क्या होता, मान लो 2 मिनट के लिए P बिंदु यहां है, तो क्या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वही रहेगी जो यहां है। मैं इसको अलग लाइन से शो कर देता हूं ताकि आपको क्लियर दिखे। ये मैंने माना है, इस चित्र में नहीं, ये केवल अपन मान रहे हैं ताकि आपको मैं दोनों तरफ की डायरेक्शन बता सकूं। अब यदि ये P बिंदु उधर है तो फिर ये नियम कैसे फॉलो होगा, देखो ये अंगूठा किसकी दिशा में, धारा की दिशा में। ये उंगलियां आप कौन से बिंदु को बता रही है, उस बिंदु को जिस पर हमें क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र, यानी क्या ज्ञात करना है यहाँ पे, dB। तो अब आपकी हथेली जो है, इस हथेली ये आपकी है बिल्कुल फ्रंट है ना, सामने। तो इस पे जो लंबवत बल लगेगा आपका, वो बल लगेगा आपका, उस बल की दिशा ये होगी। तो ये जो है आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी हथेली के लंबवत बाहर की ओर, यानी ये ऐसे होगा, ऐसे, ठीक है। तो इसके लिए आ जाएगा यहाँ पे डॉट। डॉट का मतलब ये जो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन है वो किधर है, इसके बाहर की ओर। और यहाँ पे ये कहाँ जा रहा है, ये हथेली आपके अंदर है, मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ है, अंदर की तरफ। तो ये क्रॉस और ये डॉट, इसलिए यहाँ पे क्रॉस और डॉट लगते हैं। इस बात को आप क्लियर कर लें कि क्रॉस, अब बहुत सारे क्या करते हैं, मैंने देखा है अक्सर, इधर की तरफ है क्रॉस लगा दो, इधर आ रहा है डॉट लगा, क्यों लगा दे भाई, कारण भी तो होना चाहिए ना उसका कुछ, क्यों लगा दें। तो इसका कारण ये है कि यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की तरफ रहेगी तो हमारा सामने का हिस्सा तो ये है, अंदर हमें क्या पता है, तो अंदर की तरफ है तो क्रॉस, और यदि ऐसे बाहर आ रहा है तो डॉट। इसके लिए आपको दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 वाला वीडियो आप अच्छे से देखें, उसमें आपको सब समझ में आ जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात करते और क्या हो। बहुत जरूरी, और बिना दिशा के आप ये कुछ भी हल नहीं कर सकते। एक रट के लिखना वो बात अलग होती है, लेकिन यदि हम कुछ समझ के लिखेंगे तो ये हमें ज़रूर आगे बेनिफिट देगा, और इस क्लास में भी हमें बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि टॉपर्स ऐसे ही नहीं बनते हैं, उनको भी मेहनत करनी पड़ती है, और उनको पढ़ाने वाले मेरे जैसे कई लाखों शिक्षक हैं, उनको भी उनके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप इस चीज़ को भी समझो, इस बात को गहराई से लो। तो ये है हमारा बायो-सेवर्ट का नियम। एक बार और रिवाइज कर देते हैं फटाफट। किसी धारावाही चालक के समीप, तो धारावाही चालक, उसके समीप किसी बिंदु पर, तो ये बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान और दिशा। तो पहले मैंने आपको बताया मान निकालने का सूत्र और फिर दिशा। मान और दिशा को ज्ञात करने के लिए इन दोनों वैज्ञानिकों ने एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे कहते हैं बायो-सेवर्ट का नियम। तो क्या लिखना है आपको, माना कि XY एक धारावाही रेखी चालक तार है, जिसमें कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है, जल्दी बोलो, I मान की। इसमें अपन ने क्या लिया, एक अल्पांश AB जिसकी लंबाई कितनी है, DL। इस अल्पांश से कितनी दूरी पे, R दूरी पर ये एक बिंदु P है, जिस पर हमें क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या हो गया आपका, dB। ये किन किन बातों पे डिपेंड करता है, 4 बातें लिखना है आपको। फर्स्ट सेकंड थर्ड आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन करना सही है। तो ये जो dB है, ये पहला क्या है, चालक में बहने वाली धारा के क्या होता है, समानुपाती। तो ये समीकरण नंबर 1 लिख दिया, dB समानुपाती I। ध्यान से समझना इसको। दूसरा क्या है, DL। तो DL आपको पता है, मैंने क्या बनाया, अल्पांश, और उस अल्पांश की क्या है, लंबाई। तो उस लंबाई के भी क्या होता है, समानुपाती, समीकरण 2। तीसरा ये थीटा मतलब साइन थीटा, जाके समानुपाती होता है। तो अल्पांश और P बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण की जा, साइन थीटा आ गया।
अब इनको अपन ने मिला है चारों समीकरणों को, तो dB समानुपाती आइडियल साइन थीटा अपन आर स्क्वायर, समानुपाती का चिन्ह हटा के k लगाया नियतांक, k का मान होता है आपका एसआई पद्धति में, और निर्वात क्या होना चाहिए, माध्यम क्या होना चाहिए, वायु या निर्वात माध्यम में इसका मान कितना होता है, μ0/4π वो लिख दिया। फिर मैंने आपको इसके आगे मैंने अभी मिटा दिया, लेकिन आप इस वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। मैंने आपको μ0 के बारे में बताया कि μ0 का मान कैसे निकलता है। फिर मैंने आपको μ0 का मात्रक निकालना बताया। ये निर्वात की चुंबकशीलता होती है। क्या है ये, निर्वात की चुंबकशीलता। तो ये पूरा वीडियो मैंने आज आपको अच्छे से प्रेजेंट करा। अब अगले वीडियो में अपन देखेंगे बायो-सेवर्ट नियम के अनुप्रयोग, कि बायो-सेवर्ट नियम की सहायता से हम क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं। तो यदि एमपी बोर्ड की बात करें, चूँकि मैं एमपी में रहता हूँ, आगरा जिले में और बड़ौद तहसील में, तो एमपी बोर्ड के हिसाब से बात करूँ तो इसके जो एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं वो 3 हैं। एक धारावाही कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र, उसके भी 2 क्वेश्चन, एक अक्ष का और एक केंद्र का, तो 2 प्रश्न ये, और एक आएगा आपका अनंत लंबाई का ऋजुरेखी चालक। तो कोशिश करेंगे अपन ये धारावाही कुंडली, अक्ष और केंद्र को एक ही वीडियो में बता दें आपको अच्छे से। अब उसके लिए भी मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, कुंडली बनानी पड़ेगी आपके लिए, मतलब मैं सारी वो टोटल मेहनत करूँ आपके लिए। लेकिन बस एक रिक्वेस्ट है कि आप भी उतनी मेहनत करो, क्योंकि न्यूटन का गति का तीसरा नियम होता है कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया ये और होती है। तो क्रिया चल रही है तो प्रतिक्रिया आपकी होना चाहिए। आप अच्छे से मेहनत करो, मैं आपके लिए और मेहनत करूँगा, एक से एक तरीके से आपको सारी बातें बताऊँगा, ताकि आपको ये फिजिक्स में कहीं से कहीं तक जरा सी भी प्रॉब्लम ना आए। तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए। और यदि आप इस चैनल पर नए हो या आपके कुछ साथी नए हैं या जो पहली बार देख रहे हैं वो नए हैं, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में एक बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और मैं अभी फिजिक्स के कंटिन्यू वीडियो डाल रहा हूँ। सप्ताह में 2 दिन में आपको केमिस्ट्री के वीडियो भी अवेलेबल करूँगा, तो अपना दोनों सब्जेक्ट एक साथ चलेंगे। अभी स्टूडेंट को थैंक यू इस वीडियो को पूरा देख। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।